हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक और शानदार मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है शैलोज। मूवी के शुरू में एक लड़के को बीच पर खेलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसे एक हेलमेट मिलता है जिसमें एक गोप्रो लगा होता है। जब लड़का उसकी वीडियोस चलाता है तो हम देखते हैं कि दो सर्फर समंदर में एंजॉय कर रहे होते हैं और अचानक उन पर एक बड़े शार्क का हमला होता है जो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है। वीडियो देखकर ये लड़का काफी घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और अब दिखाया जाता है कि 2 दिन पहले नैन्सी नाम की एक अमेरिकन लड़की उसी बीच पर जा रही होती है, जहाँ वो अपने ड्राइवर को बताती है कि वो मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहती है। और क्योंकि उसकी माँ इसी बीच पर प्रेग्नेंट हुई थी तो ये बीच उसके लिए बहुत खास है, इसलिए वो अमेरिका से सिर्फ इस बीच को देखने के लिए यहाँ आई होती है। और थोड़ी देर बाद जब वो बीच पर पहुंच जाती है तो देखती है कि वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसे देखकर नैन्सी को अपनी माँ की याद आती है। और ड्राइवर के जाते ही नैन्सी अपना स्विमिंग सूट पहन लेती है और अपना सर्फ बोर्ड तैयार करने लगती है, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है। और समुंदर में सर्फ करते हुए इसे 2 नौजवान सर्फर्स मिलते हैं, तो नैन्सी उनके पास जाकर उनसे इस बीच के बारे में पूछती है। तो वो उसे बताते हैं कि यहाँ जेलीफिश बहुत पाए जाते हैं जो सर्फर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ कुछ चट्टान भी है जो शाम के वक्त दिखने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त पानी की सतह निस्बतन कम होती है। और फिर वो तीनों एक साथ सर्फिंग करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों लड़के थक कर वहाँ से वापस जाने लगते हैं। नैन्सी जो इतनी दूर बीच पर आई होती है अभी मजीद सर्फिंग करने का फैसला करती है, तो वो इन लड़कों को बाय बोलकर मजीद अंदर जाने लगती है, जहाँ कुछ आगे जाकर उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई बड़ी चीज तैर रही होती है जो एक डॉल्फिन होता है। नैन्सी डॉल्फिन की फ्रेंडली नेचर से खुश होकर उसके साथ सर्फ करने लगती है और कुछ देर बाद ये देखती है कि समंदर में हर तरफ खून ही खून फैला होता है। दरअसल यहाँ बहुत बड़े व्हेल की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर नैन्सी वहां से वापस जाने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ एक शिकारी जानवर की नजर नैन्सी पर पड़ जाती है और वो तेजी से नैन्सी की तरफ बढ़ती है और नैन्सी के सर्फबोर्ड को टक्कर मारकर नैन्सी को पानी में गिरा देती। नैन्सी तैरकर फिर से अपने बोर्ड पर जाने की कोशिश करती है, पर वो जानवर नैन्सी की टांग पकड़कर उसे फिर से पानी के अंदर कैच लेती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये चीज दरअसल एक ग्रेट व्हाइट शार्क है। लेकिन उसके बावजूद नैन्सी किसी तरह वहाँ मौजूद व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। पर अब नैन्सी को अंदाजा हो जाता है कि वो बुरी तरह फंस गई है और वो हेल्प के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, पर वहाँ दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं होता और वो शार्क भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी होती है। वो व्हेल की लाश को टक्कर मारकर नैन्सी को उससे नीचे गिराने की कोशिश करती है और अब नैन्सी अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचने लगती है, लेकिन बहुत दूर तक कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे नैन्सी को मदद मिल सके, सिवाय एक चट्टान के जो पानी की सतह कुछ कम होने की वजह से नजर आने लगी। पर मसला यह है कि दिन में पानी की सतह ऊपर आने पर चट्टान डूब जाएगी, पर फिलहाल के लिए चट्टान एक अच्छी ऑप्शन है। और नैन्सी अपनी जान पर खेलकर चट्टान की तरफ तैरने लगती है, पर किसी तरह शार्क से बचकर नैन्सी चट्टान पर पहुंच जाती है, जहां उसके जख्म और भी बढ़ जाते हैं। और उस चट्टान पर एक सीगल भी होता है जो जख्मी होने की वजह से उड़ नहीं सकता। नैन्सी को इस परिंदे पर तरस आता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी जख्म की वजह से बहुत तकलीफ में होती है। और यहाँ नैन्सी अपनी ज्वेलरी की मदद से किसी तरह अपने जख्म पर टांके लगा लेती है। और अब दिखाया जाता है कि रात को नैन्सी को वहाँ काफी सर्दी लग रही होती है, तो वो अपनी सर्फिंग सूट को जैकेट की तरह इस्तेमाल करती है ताकि वो ठंड से बच सके, और वहाँ मौजूद केकड़ों को खाकर अपने जिस्म को हरारत मुहैया करती है। और वो देखती है कि उसका सर्फबोर्ड उससे ज्यादा दूर नहीं, इस उम्मीद पर कि शार्क अब तक वहां से दूर गया होगा नैन्सी पानी में उतरने लगती है। लेकिन वो कुछ ही दूर जाती है कि फिर से ग्रेट व्हाइट शार्क का पंख पानी की सतह से बाहर नजर आता है, जिससे नैन्सी समझ जाती है कि शार्क अब भी उसके गिर्द मौजूद है। तो नैन्सी वापस उसी चट्टान पर जाने का फैसला करती है और अब कुछ ही घंटे में पानी की सतह ऊपर आने लगता है, जिससे वो चट्टान डूब जाएगा और नैन्सी आराम से शार्क का शिकार बन जाएगी। नैन्सी के पास अब शार्क से बचने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ नैन्सी को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। दरअसल एक मोटा शराबी साहिल पर पड़ा होता है और जब नैन्सी मदद के लिए उसे बुलाती है तो खुशकिस्मती से वो आदमी उसे देख लेता है और नैन्सी उसे बताता है कि वो नैन्सी के बैग से मोबाइल लेकर हेल्प के लिए कॉल करे। वो आदमी ऐसा ही करता है, लेकिन जब वो नैन्सी का बैग देखता है तो उसके अंदर लालच जाग जाता है और वो नैन्सी के बैग से सारा कैश और मोबाइल लेकर वहां से निकलने लगता है। और तभी उसे नैन्सी का सर्फबोर्ड नजर आता है, तो वो लालची इंसान सोचता है कि लगे हाथों वो सर्फबोर्ड भी ले लेता हूँ। तो वो पानी में उतर जाता है, पर नैन्सी उसे शार्क के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो समझता है कि नैन्सी उसे खामोखा डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो इसे इग्नोर करके बोर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी शार्क उस आदमी पर हमला करता है, जिससे उस आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और नैन्सी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा होती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब किसी भी वक्त उसका भी यही हाल होने वाला है।
अगली सुबह पानी की चींटों से नैन्सी बेदार होती है और देखती है कि पानी की सतह काफी बढ़ती जा रही है और कुछ ही घंटों में वो मुकम्मल डूब जाएगी। नैन्सी अभी सोच ही रही होती है कि वो इस जगह से कैसे निकलेगी। तभी वो दो सर्फर्स वहां आ जाते हैं जिनसे नैन्सी की मुलाकात एक दिन पहले हुई थी। जब वो नैन्सी को देख लेते हैं तो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर नैन्सी उन्हें खबरदार करती है कि वहाँ शार्क है। पर वो उसकी बात मजाक समझते हैं क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं और उन्होंने वहाँ शार्क्स नहीं देखे होते। तो वो बेवकूफ नैन्सी के पास जाने लगते, लेकिन अचानक ही एक वाइट शार्क उन पर हमला करके एक सर्फर को काट जाता है। ये देखकर दूसरा सर्फर तेजी से नैन्सी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि चट्टान पर उसकी जान महफूज रह सके। और जब वो वहां पहुंचता है तो नैन्सी उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचती है। तभी वो भी उस वाइट शार्क के जबड़ों में आकर उसका नाश्ता बन जाता है और अपने सामने उन लोगों की इस तरह खौफनाक मौत देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है। लेकिन वो जानती है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे खौफ से बाहर निकलना होगा। और यहाँ दिखाया जाता है कि नैन्सी उस सीगल के जख्म को साफ करने लगती है। पहले तो वो सीगल उसे काटने लगता है, लेकिन जल्द ही वो शांत हो जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी वहाँ एक सर्फर का हेलमेट देखती है जो करीबी पानी में तैर रही होती है, जिसमें एक गोप्रो लगा होता है। नैन्सी किसी तरह वो गोप्रो हासिल करना चाहती है, जिसके लिए उसे पानी में तैरना पड़ेगा, लेकिन वो शार्क अब भी उसके गिर्द पानी में चक्कर लगा रहा होता है। तो नैन्सी उस शार्क की रफ्तार का अंदाजा लगा लेती है कि नैन्सी के गिर्द वो शार्क एक चक्कर 30 सेकंड में पूरा कर लेता है। तो नैन्सी को 30 सेकंड से भी कम वक्त में तैरकर उस गोप्रो को वापस लेकर चट्टान पर पहुंचना है। कुछ देर बाद जब नैन्सी शार्क की मूवमेंट समझ जाती है तो पानी में उतर जाती है और आसानी से गोप्रो तक पहुंच जाती है। जब वापस जाने लगती है तो चट्टान पर पहुंचते ही वो शार्क भी उसके साथ पहुंच जाता है, पर इस बार फिर नैन्सी उस शार्क से बचने में कामयाब हो जाती है। और एक गोप्रो के लिए नैन्सी की इस खतरनाक हिमाकत को देखकर सीगल भी हैरत में नैन्सी को देख रहा होता है, पर नैन्सी को उसकी परवाह नहीं और वो गोप्रो लेकर अपनी फैमिली के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करने लगती है। और उसके बाद एक और पैगाम रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अपनी सिचुएशन बताती है और गोप्रो को समंदर में फेंक देती है ताकि किसी तरह लहरों के साथ गोप्रो साहिल तक पहुंच सके। और कुछ घंटे के बाद अब तकरीबन दोपहर का वक्त है। ऊंची लहरें जल्द ही उस चट्टान को डुबो देंगे, इसलिए जल्द ही नैन्सी को अपना फैसला करना होगा कि चुपचाप बैठकर अपनी मौत का इंतजार करे या फिर 100 मीटर दूर मौजूद बोट तक पहुंचकर मदद का इंतजार करे। शायद दूसरा ऑप्शन उसकी जान बचा सके। इसलिए वो उस परिंदे को सर्फबोर्ड के टुकड़े पर रखकर पानी में छलांग लगाती है ताकि उस बोट तक पहुंच सके। लेकिन पानी के अंदर जाते ही उसे जेलीफिश का एक झुंड नजर आता है। नैन्सी समझ जाती है कि शार्क और जेलीफिश के बीच उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शार्क भी जेलीफिश से डरता है। और किसी तरह नैन्सी खुद को बचाते हुए जेलीफिश के झुंड से होते हुए बोट तक पहुंच जाती है। और जैसे ही वो बो के ऊपर चढ़ने लगती है तो बो टूट जाता है, जिससे नैन्सी एक बार फिर समंदर में गिर जाती है। और अब तक वो शार्क भी वहां पहुंच चुका होता है, लेकिन इस बार भी नैन्सी लकी होती है क्योंकि उसके हाथ में बो का वो टूटा सरिया होता है जिसकी मदद से वो एक बार फिर अपनी जान बचा लेती है। लेकिन अब शार्क पहले से ज्यादा एग्रेसिव मोड में चला जाता है और बो पर हमला करने लगता है। यहाँ नैन्सी को बो पर एक फ्लायर गन मिलती है जिसे वो शार्क पर चलाती है और वेल की चर्बी की वजह से वहां आग लग जाती है, जिससे वो शार्क भी जलने लगता है। पर वो शार्क पानी में डुबकी लगाकर एक बार फिर नैन्सी पर हमला करने आ जाता है और इससे पहले कि बो टूटकर डूबने लगता, नैन्सी की नजर उस बो से बंधे उसके लंगर पर पड़ती है, जिसके नोकीले सलाखों को देखकर नैन्सी को एक और उम्मीद की किरण मिलती है। और इस बार नैन्सी लंगर के साथ ही समंदर के तह तक जाने लगती है। लंगर के चैन की वजह से नैन्सी काफी तेजी से गहराई में डूब रही होती है। आखिरकार नैन्सी समंदर की तह तक पहुंच जाती है और जैसे ही शार्क भाई साहब को लगता है कि वो चिकनी लड़की को चबा जाएगा, नैन्सी उसके मुंह में लंगर का नोकीला हिस्सा ठूसकर उसकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का अपने डैड को लेकर साहिल पर पहुंच जाता है। दरअसल उसका डैड वही ड्राइवर होता है जिसके साथ नैन्सी यहाँ आई होती है। वो साहिल पर नैन्सी को देख लेते हैं जो तकरीबन मर चुकी होती है, पर भला हो इस ड्राइवर भाई साहब का जो नैन्सी को वक्त रहते CPR देने लगता है, जिससे नैन्सी एक बार फिर जिंदा हो जाती है। और अब दिखाया जाता है कि 1 साल बाद नैन्सी फिर साहिल पर आती है। उसके जख्म तो भर चुके हैं पर टांग पर वो निशान अभी तक बाकी है और नैन्सी इस तरह का एक और निशान हासिल करने के लिए एक बार फिर समंदर में उतर जाती है। और यहाँ होती है स्टोरी की दी एंड। पता नहीं डायरेक्टर ने क्या सोचकर ये मूवी बनाया होगा।